महाराज के बगल में बैठी महारानी भी काफी प्रभावित हो चुकी थी सेवड़ा सिंह के व्यक्तित्व से और काफी प्रभावित हो चुकी थी उसके गायन एवं वादन कला से। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं सेवड़ा सिंघा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग सकते हो मुझसे, राजोचित गर्व के साथ बोले महाराज। ये सुनकर कुछ क्षण मौन रहा सेवड़ा सिंघा, फिर सिर घुमाकर सवा की ओर देखा और अंत में अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करते हुए बोला, मुझे आपकी राजनर्तकी चंद्रप्रभा चाहिए महाराज। यदि आप देना चाहते हैं तो चंद्रप्रभा को दे दीजिए मुझे। ये सुनकर पूरी सभा स्तब्ध हो गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अवाक और स्तब्ध रह गए महाराज भी। इसकी कल्पना नहीं की होगी, शायद उन्होंने। घोर निस्तब्धता छा गई वातावरण में एक बार की। थोड़ी देर बाद निस्तब्धता भंग करती हुई महाराज की आवाज गूंजी, मेरे राज्य का अनमोल रत्न है चंद्रप्रभा। एक कलाकार के रूप में सम्मान करता हूं मैं इस नृत्यांगना का। वह केवल राजनर्तकी ही नहीं, मेरे परिवार का एक विशिष्ट अंग भी है। वचन दे चुका हूं तुमको, इसलिए स्वीकार है तुम्हारी मांग। ले जा सकते हो इस अनमोल रत्न को तुम अपने साथ। गला भराया था महाराज का अंतिम वाक्य के साथ। अचानक आकाश के सीने को चीरती हुई बिजली कड़की और उसी के साथ बादल भी गरजे। उसमें वर्षा की गति भी तेज हो गई थी। महाराज का आदेश सुनकर खड़ी हो गई मैं और उनको प्रणाम किया मैंने और गंभीर स्वर में कहा, राजन, पहली बार मैंने घुंघरू को बांधते समय शपथ ली थी कि भविष्य में कभी किसी से मैं यदि संगीत कला में और गायन कला में पराजित हो गई तो पैरों से हमेशा के लिए घुंघरू उतार कर सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करूंगी। मैं पराजित हो चुकी हूं महाराज, पूरी तरह पराजित। अब मैं संन्यास लूंगी, इसके लिए आज्ञा दे महाराज। उस समय न जाने क्यों इतनी उत्तेजित थी कि महाराज की आज्ञा के बिना प्रतीक्षा किए शीघ्रता से सभागार से बाहर निकली और घोर वर्षा में भीगती हुई जल्दी जल्दी चलकर बाबा बालानाथ की कुटिया में पहुंची मैं। उस अराजकता भरी रात में मेरी आत्मा की पवित्रता, शुद्धता और सत्यता से परिचित थे बाबा। अपना लिया उन्होंने अपनी शिष्या के रूप में। दूसरे ही दिन संयोगवश गुरु पूर्णिमा भी थी। बाबा ने विधिवत संन्यास की दीक्षा दी, फिर दी गुरु मंत्र की दीक्षा। मेरा नाम रखा नागगंधा। अब मैं चंद्रप्रभा सन्यासिनी से नागगंधा होगी। मेरे शरीर पर गैरिक वस्त्र था और मेरे पैरों में थी खड़ाऊं। उस समय मुझे ले चले योग तंत्र पर बाबा। शीघ्र ही सहज समाधि पर लीन रहने लगी मैं। इतना कहकर मौन हो गई नागगंधा। ऐसा लगा मानो गहराई में डूबकर कुछ सोच रही हो वह। फिर क्या हुआ, धीरे से पूछा मैंने। मेरा प्रश्न सुनकर एक बार उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, होगा क्या, जो होना था वही हुआ। मानगढ़ का नाश एक दिन में। खंडहर में बदल गया पूरा मानगढ़। आज भी अरावली पर्वत की गोद में खंडहर के रूप में सिसकियां ले रहा है वो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसकी दर्द भरी सिसकियों को। कैसे हुआ ये सब, व्यग्र और उत्तेजित होकर प्रश्न किया मैंने। जब तांत्रिक ने देखा कि मैं उसको मिलने वाली नहीं हूं तो उस तांत्रिक की दृष्टि महारानी रत्नावली की ओर घूम गई। महारानी भी कम सुंदर और कम रूपवती नहीं थी। सुंदर और रूपवती के साथ साथ बुद्धिमान और पतिव्रता भी थी। थोड़ा रुककर आगे बतलाने लगी नागगंधा। महारानी रत्नावली की न केवल तंत्र विद्या में रुचि थी बल्कि वह इसमें पारंगत भी थी। उनकी इसी रुचि के कारण मानगढ़ में तांत्रिकों, जादूगरों, काली विद्या के ज्ञाताओं, ज्योतिषियों और पराविद्या के विद्वानों का आना जाना था। ऐसे लोगों का महारानी हृदय से स्वागत करती थी। महाराज भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो भी ऐसे लोगों को
खूब महत्व देते थे। सेवड़ा सिंगा तांत्रिक तो था ही, इसके अलावा गायन कला में भी निपुण था। इसीलिए महाराज एवं महारानी दोनों सम्मान एवं आदर करते थे उसका। परिणाम यह हुआ कि प्रायः वह नित्य आने जाने लगा महल में, और राजसभा में भी कोई रोक टोक नहीं थी उसके लिए। सेवड़ा सिंगा पूरी तरह से मुग्ध हो गया था महारानी रत्नावली के रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन पर। उनकी एक झलक पाने के लिए सदैव व्याकुल रहने लगा वह। महारानी को अपनी भैरवी बनाने के लिए किसी भी अमोघ तंत्र विद्या का प्रयोग कर सकता था वह। एक दिन न जाने कैसे महल के उस कक्ष में पहुंच गया जो महारानी का व्यक्तिगत कक्ष था। महाराज भी आगे लेकर प्रवेश करते थे उस कक्ष में। उस समय महारानी का श्रृंगार कर रही थी उनकी दासियां। सेवड़ा सिंगा को अपने कक्ष में देखकर एक बार की चौंक पड़ी महारानी। आश्चर्य हुआ उनको, लेकिन बोली नहीं कुछ। श्रृंगार के समय उनका रूप, यौवन और लावण्य और अधिक निखर आया था। चेहरा भी अपूर्व तेज से चमक रहा था उनका। महारानी का वह श्रृंगार देखकर सम्मोहित हो उठा था वह महातांत्रिक, विक्षिप्त हो उठा जैसे। वहां रुका ना गया उससे, तुरंत उस कक्ष के बाहर निकल आया वह। उसके मनोभाव को समझने में तनिक भी देर ना लगी महारानी रत्नावली को। वह चाहती तो फटकार लगा सकती थी, झिड़क सकती थी और मानगढ़ से भी निकाल सकती थी उसे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्यों? इसका उत्तर स्वयं उन्हीं के पास था। महाराज ने सेवड़ा सिंगा से प्रभावित होकर सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थी उसको। किसी चीज का अभाव न रहने दिया था उसे। रहने के लिए सुंदर एवं भव्य महल था।